Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing environment previous year question series right from 2011 से 2024. अगर आपको previous lecture का PDF वगैरह चाहिए तो you can join this Telegram channel and group. You can also follow me on the Instagram. देखो अभी तक हमारा चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक हो गया है, राइट? एंड मैंने इसके PDF को भी Telegram चैनल पे अपलोड कर दिया है. In this particular lecture we will cover chapter number 5. So chapter 5 is global conservation efforts. सबसे पहला क्वेश्चन देखो, दिस इज फ्रॉम 2023. कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर की to the realization of objectives of Nagoya Protocol. This statement is correct. Why? Because ये जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी है, राइट, इट हेल्प इंडिया इम्प्लीमेंट द नगोया प्रोटोकॉल. क्या है ये नगोया प्रोटोकॉल? दिस इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट अंडर कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट. दिस फोकसेस ऑन, किस पे बात करेगा आप बताओ? कंजर्विंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको सस्टेनेबली यूज करेंगे एंड फिर शेयरिंग द बेनिफिट्स फेयरली फ्रॉम यूजिंग द जेनेटिक रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स. तो इसी का बात करता है कौन? दिस. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, राइट. टेंशन मत लीजिए, जब स्टैटिक कवर होगा ना तो ये सब और अच्छे से समझेंगे, लेकिन आप जस्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करो एंड समझने का प्रयास करो कि क्या पूछ रहा है. नाउ स्टेटमेंट सेकंड देखिए, BMC that is Biodiversity Management Committee have important function in determining assess and benefit sharing, including the power to levy collection fees on assess of biological resources within its jurisdiction. ये भी सही हो सकता है. क्यों सही हो सकता है? Because हमने जब नगोया प्रोटोकॉल पढ़ा तो हमने ये पॉइंट पढ़ा, शेयरिंग द बेनिफिट्स फेयरली, राइट. तो ये जो BMC है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, इट प्लेज अ की रोल इन managing the access to biological resources like plants, animals, etc. Making sure कि benefits जो भी है ना in terms of money, knowledge from using these resources, उसको fairly share किया जाए. किसके साथ? With local and ट्राइबल कम्युनिटीज. बस यही नहीं, BMC जो है दे कैन ऑल्सो चार्ज द कलेक्शन फीस फ्रॉम द पीपल और द कंपनी हु एसेस दीज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, एंड फिर इस मनी को ये BMC जो है वो यूज करेगा फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड लोकल डेवलपमेंट. तो दोनों स्टेटमेंट सही है. आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2. जो हम आपको समझाएं वही चीज यहाँ लिखा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2021 का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज बीन डेवलप्ड फॉर. अब क्या होता है, अगर मान लो यही चीज आपको PT 365 में दिया हुआ है तो हम लोग PhD कर रहे हैं एंड बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, जो सरफेस लेवल का इंफॉर्मेशन है, वो हमें याद रहता नहीं है. सो ये जो कॉमन कार्बन मेट्रिक है, दिस इज अ सिस्टम क्रिएटेड टू मेजर, रिपोर्ट एंड वेरीफाई. तो एक तरीके का ये सिस्टम है, मेट्रिक है, विच इज क्रिएटेड टू मेजर, रिपोर्ट, वेरीफाई द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इमिटेड बाई building. greenhouse gases like carbon dioxide that trap heat cause global warming. तो वो greenhouse gas इस बिल्डिंग से कितने अमाउंट में निकल रहा है, उस चीज को मेजर करना, रिपोर्ट करना, वेरीफाई करना, उसके लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया. एंड वो सिस्टम कौन सा है? कॉमन कार्बन मेट्रिक. एंड यस, इट इज सपोर्टेड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम. क्यों बिल्डिंग पे इतना क्यों एम्फेसिस है? बिकॉज बिल्डिंग सेक्टर यूजेस 40% ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी for heating, lighting, cooling, etc. Building sector causes about 1/3 of all global greenhouse gas emissions. Therefore, it is very important to reduce the pollution from the building. And to do that, we need a standard way to measure ना कि कितना pollution हर एक बिल्डिंग कर रहा है. समझ में आया? एंड ये सब जब हम पॉइंट बता रहे हैं ना, तो हम आपके साथ मतलब ऐसे आपका टाइम पास नहीं कर रहे हैं. ये सब पॉइंट्स ध्यान रखो. क्यों ध्यान रखो? अभी मौका है. आप एक बात बताओ ना, ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है कि अराउंड 1/3 ऑफ ऑल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस जो है उसका कारण कहीं ना कहीं बिल्डिंग सेक्टर है. क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि 40% ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी यूज करता है कौन? बिल्डिंग सेक्टर. किस चीज के लिए यूज करेगा भाई ये 40% ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी? लाइटनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए. अब यही सब जब अतरंगी स्टेटमेंट मान लो किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में देता है तो फिर आपका दिमाग खराब होता है. तो अभी जब बता रहे तो पढ़िए, एक बार 2 बार सुन लीजिए, हो गया. अगर आया तो शायद आप एडवांटेज में रहोगे. सो कॉमन कार्बन मेट्रिक इज यूज्ड टू मेजर हाउ मच ग्रीन हाउस गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बिल्डिंग्स सच एज लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, राइट. इट वर्क्स फॉर डिफरेंट बिल्डिंग टाइप्स एंड डिफरेंट क्लाइमेट जोन. गोल क्या है इसका? द गोल ऑफ CCM
that is common carbon metric, is to make sure that everyone, like architect, designers, builders, uses a uniform method to measure the climate impact of building, and this help in setting the इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो इन मेकिंग द ग्लोबल कंपैरिजन कि हर बिल्डिंग कितना जीएचजी इमिट कर रहा है। आया बात समझ में? सो दिस हैज बीन डेवलप्ड फॉर किसके लिए? तो असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। यस, दिस इज करेक्ट। इनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग नहीं, इनेबलिंग गवर्नमेंट टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज नहीं, असेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट caused by the use of fossil fuel नहीं भाई। The correct answer is assessing the carbon footprint of the building operation around the world। Clear है? I have explained this thing। Now question number 3 देखिए क्या कह रहा है। with reference to New York Declaration on Forest, which of the following statements are correct? New York Declaration on Forest, it is a political declaration made in 2014। इसका गोल क्या है? गोल इज टू स्टॉप द लॉस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। गोल इज टू रीस्टोर द 350 million hectares of damaged land and forest by the year 2030, and this New York Declaration on Forest was announced at United Nations Secretary General Climate Summit 2014, and this declaration is not at all binding. This means it does not have the force of law. Countries are not legally required to follow it. It is voluntary. Those who support it do so by choice। उनको मन है तो वो कर रहे हैं। And this declaration has been supported and endorsed by around 200 parties, and ये 200 parties में कौन आएगा? तो गवर्नमेंट्स है, बिग कंपनीज है, इंडिजिनस पीपल है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स वर्किंग फॉर द पब्लिक कॉजेज। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया is not a signatory, is not among the countries or the parties that formally support this declaration. So it was first endorsed at United Nations Climate Summit in 2014. This is correct. It endorses a global timeline to end the loss of forest. This is also correct कि 350 million hectare of land, 350 million hectares of damaged land and forest by 2030 restore करना है ना? It is legally binding international declaration. This is incorrect. तो जब कभी भी सबसे ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी डिक्लेरेशन या इस तरीके के किसी भी चीजों को पढ़ते हो ना, तो वहां पे ये बाइंडिंग वाला हिसाब किताब पढ़ना है। बाइंडिंग है, वॉलेंटरी है, इंडिया सिग्नेटरी है या नहीं है, ये पॉइंट पढ़ना है। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ एट इट्स इंसेप्शन, नहीं, देखो 5 गया। It is endorsed by governments, big companies, indigenous communities। तो करेक्ट 1, 2, 4 आंसर इज ए। क्लियर है बात? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फ्रॉम 2021। R2 code of practices, R2 code of practices constitute a tool available for promoting the adoption of R2 क्या है ये? Responsible recycling। This is a standard that is set of rules, guidelines made especially for recycling the electronic waste. It ensures that e-waste is handled safely, securely, and in a way that protects the environment and people's health. And this R2 code of practices was developed by Sustainable Electronics Recycling International। तो ये जो R2 है ना, R2, I'm talking about this R2 is responsible recycling। This is a standard made especially for recycling the electronic waste। ये standard ensure करता है कि e-waste को properly handle किया जाए, safely handle किया जाए, securely handle किया जाए, and उस प्रकार से इसको handle किया जाए in such a way that it protects the environment and people's health। And this is created by Sustainable Electronics Recycling International। Now what is this COP, that is code of practice? ये code of practice ना है, दिस विल एक्सप्लेन कि आपको कैसे R2 को फॉलो करना है। आया बात समझ में? R2 क्या है? दिस इज अ स्टैंडर्ड। अब ये स्टैंडर्ड को आपको फॉलो कैसे करना है, ये COP जो है कोड ऑफ प्रैक्टिस वो बताता है। ठीक, अगर आपको कुछ भी पता होता है कि चलो R2 में ये रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग करके कुछ भी है, देखो तो environmentally responsible practice in electronics recycling industries, ecological management of wetland, sustainable practice in cultivation of agricultural crops, environmental impact assessment in exploitation of natural resources। सिर्फ रिसाइकलिंग यार इसी में है, यही तो होगा। हम लोग PhD कर रहे हैं, एंड जब इसी चीज को हम बार बार कह रहे हैं कि आप PT 365 पढ़ रहे हो ना, जो टर्म या जो भी कुछ दिया हुआ है ना, उसको सरफेस लेवल पे देख लो, बार बार वही देखो। कैसे हो सकता है प्रेपरेशन?
ये जो इंडेक्स है, ये जो कंटेंट वाला पेज है, उसी का प्रिंट आउट निकालो। वो 2 कॉलम में है, हम आपको बताते हैं कैसे। 2 कॉलम में है ना वो कंटेंट, 2 कॉलम में है, होता है ना इंडेक्स वाला पेज, देखना आप उसको 1 कॉलम वाला बनाओ, राइट। एंड जो आपको यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है ना, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, बस वहीं पे ना 1-1 2-2 वर्ड लिख लिख के काम खत्म करो। एंड एनवायरनमेंट क्योंकि सबसे टफ लगता है, तो यही चीज़ ना एग्जामिनेशन कि 1 दिन 2 दिन पहले एक बार देखना, कम से कम इस तरीके का क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो फिर एग्जाम में वही लगेगा कि हाँ पढ़े थे बट अभी याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2021 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World. Second statement देखिए, Hyderabad was selected for the recognition for the year following its commitment to grow and maintain the urban forest. देखो बात को समझते हैं फिर इधर देखते रहते। कब का क्वेश्चन है? 2021 का क्वेश्चन है। ये जो हैदराबाद है, दिस इज द only city in India to be recognized as the Tree City of the World. And this title is given by Arbor Day Foundation, a non-profit group in USA that promotes tree planting and care, and Food and Agriculture Organization of the United Nations. यहाँ क्या लिख रहा है? ये जो UNCDF है प्लस आर्बोर डे फाउंडेशन, वो रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया हैदराबाद को। तो दिस इज करेक्ट कि हैदराबाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड रिसेंटली बाय सम ऑर्गेनाइजेशन एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन UNCDF एंड आर्बोर डे फाउंडेशन नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशन आर्बोर डे फाउंडेशन एंड FAO है। मतलब यहाँ ये तो सही है बट ये सही नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। अब अगर मान लो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप क्या पढ़ोगे? ये टाइटल कौन देता है? इंडिया से मान लो मिला किसको, तो आप वो पढ़ते। अब कौन दिया है ये टाइटल, वही उसी से तो क्वेश्चन बन गया। एंड जैसे आपका स्टेटमेंट 1 गलत हुआ, आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां पे स्टेटमेंट 1 गलत है। बाकी ABC ये तीनों में तो स्टेटमेंट 1 को सही कह रहा है। एंड इस तरीके के क्वेश्चन में भगवान से प्रे कीजिएगा कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछे ना जिसमें आप कंफर्म, आपको पता होगी दोनों में एक तो पक्का गलत है, तो फिर क्या होता है ना, इसमें दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो लोग फंस जाते हैं सॉल्व करने में। एकदम ऐसा तो मतलब क्वेश्चन है, या तो यही गलत हो जाए या ये गलत हो जाए, दोनों सही भी है तो भी कंफ्यूजन होता है लोग को कि A टिक करे या B टिक करे। चलिए सेकंड वाला देखो, Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to grow and maintain the urban forest. Yes, this is correct। वो तो हमको ऐसे भी पता चल गया, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी सही है। ये टाइटल जो है वो टाइटल क्या समझा रहा है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब है हैदराबाद इज सीरियस अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड प्लांटिंग ट्रीज इन इट्स urban forest in its city areas. The award is a global recognition for the cities that care for their trees and work toward a sustainable and green city environment. And so Hyderabad is now part of a list with 119 cities from 63 countries. चलो ठीक है, एक बार पूछ लिया है, लेकिन मतलब इससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। लेकिन ठीक है, एक बार एक चीज और देख लेते हैं कि क्या वो क्राइटेरिया है या क्या वो स्टैंडर्ड है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिल सके। पहला क्या है? एस्टेब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज क्रिएट एन ऑफिशियल ग्रुप और डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ द ट्रीज। दूसरा, set the rules, make laws, guidelines for planting, maintaining and cutting trees. तीसरा, know what you have, keep records or a list of all trees and green areas in the city. आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड बनाना होगा। फोर्थ इज allocate resources, that is spend money, use manpower to take care of the trees. And fifth, celebrate the achievements, that is promote awareness among citizens and celebrate efforts in tree conservation. तो ये कुछ criteria rules हैं जो आपको follow करने पड़ेंगे in order to be called a tree city of the world. राइट हमको पता चल गया आंसर इज डी। सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दिस इज फ्रॉम 2019। क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व all the wetlands in the territory of India. No, this is incorrect. दूसरा देखिए, the Wetland Conservation and Management Rule 2010 were framed by Government of India based on recommendation of Ramsar Convention. This is also incorrect. Third देखिए, the Wetland Conservation and Management Rule 2010 also encompasses the drainage area or catchment region of the wetland as determined by the authority. This is correct. तो आंसर क्या होगा? C3 only. आप क्या चाह रहे हो? ऐसे ही पढ़ा के बढ़े आपको समझ में आना चाहिए।
मतलब यार एकदम बेस पे जाके चीज़ों को समझा रहे हैं एंड उसके बाद आपका मतलब इतना रिस्पॉन्स गंदा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ना आपसे कमेंट हो रहा है ना लाइक हो रहा है। हम क्या करें? अगर यूट्यूब इसी प्रकार से काम ही कर रहा है, यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी प्रकार से काम कर रहा है, आप बस ये बता रहे हो कि मेरे इस PYQ सीरीज से आपका बहुत फायदा हो रहा है। कहाँ बता रहे हो? पर्सनल मैसेज पे। भाई यहाँ कमेंट कीजिए, समझिए बात को। चलो सबसे पहले देखो, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। दिस इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट एंड यूज द वेटलैंड्स वाइसली। फर्स्ट थिंग, वी ऑल नो दैट वेटलैंड्स आर important for biodiversity, flood control, water purification, even for livelihoods. And so this convention was signed in रामसर। कहाँ है? ईरान। कब साइन हुआ? 1971। केम इनटू फोर्स इन 1975। इंडिया कब ज्वाइन किया? तो इंडिया ज्वाइंड in 1981 and as of now 42 रामसर साइट्स दैट इज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। इंडिया का बात कर रहे हैं हम। क्या ये सही है? बताओ। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। एज ऑफ जनवरी 2025 इंडिया हैज 89 रामसर साइट्स which are wetlands of international importance। कितना है? 89 है। अब ये क्यों लिखा गया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द अपडेटेड आंसर में भी वेबसाइट पे यही अवेलेबल है सब जगह। लेकिन बात समझो, अगर मान लो यही क्वेश्चन कहीं आ रहा है एंड आपको पता है ना कि कुछ ठीक है 89 है, नहीं एग्जैक्ट ध्यान रहेगा, आपको इतना तो ध्यान रहेगा कि चलो 80-90 के आसपास है। अब एग्जाम में मान लो 40 दे रहा है, 50 दे रहा है कि दिस इज अराउंड 50 या कुछ भी इस तरीके का नंबर दे रहा है, तो आपको मतलब रहेगा ना दिमाग में कि भाई आपने तो 89 पढ़ा है, तो ध्यान रखना है इस बात को। क्लियर है? अब स्टेटमेंट 1 देखो। ये जो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज नॉट करेक्ट, राइट? व्हाई? बिकॉज रामसर कन्वेंशन ना डज नॉट फोर्स एनी कंट्री टू प्रोटेक्ट all of its wetland. So it does not force country to protect all of its wetland. It is not legally binding like a law, and there is no punishment for not following it. However, it is a formal treaty. So countries are expected to act responsibly, transparently. These are guidelines, not orders. समझ में आया बात? दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था? ये जो रूल है 2010 का, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 were framed by government of India based on the recommendation of Ramsar Convention. ये क्यों गलत है? Why? Because ध्यान से सुनिएगा, एकदम सुनिएगा ध्यान से। रामसर जो है it considers irrigated agricultural lands and canals as wetland। ध्यान से सुनिएगा। बट इंडिया का जो ये 2010 वाला रूल है ना, it do not include main river channels, paddy fields, coastal wetlands, and so we can conclude that these rules are not created on the recommendation of Ramsar but made by India's own environment ministry। आया बात समझ में? सो ये स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ समझ में आया? एंड जब आप PT 365 पढ़ोगे तो आप इस तरीके के रूल्स के बारे में भी पढ़ोगे। सो इतना कह सकते हैं क्या कि ये जो डेफिनेशन इंडियन रूल्स में है वो नार्वर है देन द रामसर डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन रूल्स में डेफिनेशन है वो ये सबको वेटलैंड कंसिडर ही नहीं करता है। थर्ड देखिए, द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 ऑल्सो इनकम्पासेस द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ वेटलैंड एज डिटरमिन्ड बाई अथॉरिटी। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस 2010 रूल, वेटलैंड इंक्लूड क्या क्या? लेक्स, पॉन्ड्स, टैंक्स, लगून्स, that is shallow coastal water bodies, creeks, estuaries, reservoirs, marshes, peatland, man-made wetland. It also includes catchment area. क्या होता है catchment area? The land from where water drains into wetland. लेकिन ये क्या exclude करता है? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे ना, ये exclude क्या करता है? Main river channels, paddy fields, coastal wetlands. इसको ये exclude करता है, जो कि आपको रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड के रूप में कंसिडर किया जाता है जिसको। ठीक? सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट दैट वेटलैंड कंजर्वेशन एंड कन्वेंशन रूल 2010 also encompasses drainage area or catchment area of the wetland as determined by authority. This is correct. So correct answer क्या होगा? 3 होगा। इसमें से आप अगर मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाते एंड सिर्फ आप इतना समझ पाते कि ये जो रूल है ना, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन, अगर आप ये पकड़ पाते तो शायद आप आंसर पे पहुंच जाते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी पेज, अ UN मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज
ट्रांजिशन टुवर्ड ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्ज्ड एट, देखो पेज क्या है फुल फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी पूछ सकता था कि ये किससे जुड़ा हुआ है, राइट? तो वो तो आपको अगर फुल फॉर्म ध्यान होता तो फुल फॉर्म से आपका काम निकल जाता। नाउ दिस इज एन यूएन इनिशिएटिव, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है, टू हेल्प कंट्री शिफ्ट टू ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज। इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं ना, ग्रीन इकोनॉमी क्या होता है या ग्रीनर इकोनॉमी क्या होता है, यहाँ वही बात कर रहे हैं ना। क्या होता है ग्रीनर इकोनॉमी? अरे एकदम सिंपल सा डेफिनेशन लिखो, ऐसा इकोनॉमी जहां डेवलपमेंट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। सिंपल, ऐसा इकोनॉमी where development does not harm the environment. And what is this inclusive economy? पढ़े हम लोग इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में तो पढ़े हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़े हैं, इंक्लूसिव गवर्नेंस पढ़े हैं। सिंपल सा ना यार, इंक्लूसिव वर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स ग्रोथ दैट बेनिफिट्स एवरीवन स्पेशली पुअर एंड इन जनरल एवरीवन। तो उसी चीज का तो बात कर रहे हैं ना। ग्रीनर इकोनॉमी, इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट करने में ये असिस्ट करेगा। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि यूएन ने डेवलप करा है। सो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2012, जस्ट अ सेकंड, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2012 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन रियो डी जेनेरो, that is Rio +20. PAGE helps country make their economic policies eco-friendly, support the sustainable development goal. PAGE aims to make the sustainability a central part of all economic decision. It help countries create jobs, income, reduce poverty, inequality, protect the environment. क्यों? क्योंकि ये long term impact, long term environmental and social balance का बात करता है। And सबसे important जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, वो सबसे important जो क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है, कि this page brings together 5 UN agencies. पहला UNEP, UN Environment Program. This focuses on global environmental protection. Second is ILO. It ensure fair work, labor rights. तीसरा UNDP, United Nations Development Program, working on ending poverty and development. चौथा UNIDO, United Nations Industrial Development Organization. It supports eco-friendly industries. And the fifth and the last is UNITAR, UN, United Nations Institute for Training and Research. It trains people, institution for sustainable development. So the correct answer is कहाँ emerge हुआ? तो it emerged at United Nations Conference on Sustainable Development 2012, रियो डी जनेरो। पूछा कब है? 2018 में। एंड बात समझो, बहुत अच्छे समझो, ये सब कवर रहता है। हम बार बार कह रहे हैं, देखो अगर नहीं बनना होगा किसी से नहीं बनेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा अफसोस होगा अगर पीटी 365 से क्वेश्चन आया एंड फिर नहीं बना तो फिर बहुत अफसोस होगा, ठीक है? एंड बात समझिए, जैसे मान लो पेज के बारे में अभी हमने इतना सारा कुछ पढ़ा ना, हो सकता है कि इस तरीके का जो इनिशिएटिव है भले पुराना ही हो, लेकिन क्या करे, मैच देम में पूछ दे, एक तरफ इनिशिएटिव का नाम, एक तरफ उसका एम क्या है, या कौन उससे बॉडी जुड़ा हुआ है, वैसा मैच देम टाइप कुछ क्वेश्चन पूछ ले। एंड इससे मतलब कहाँ, मतलब अब इससे ज्यादा ब्रेक डाउन करके कौन समझाएगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। देखो फिर से, मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय। बहुत आसान था अगर उस लेवल पे मतलब सोच पाते, लेकिन हम मान के चल रहे कि एग्जामिनेशन सिनेरियो में नहीं हो पाता है। दिस मोमेंटम फॉर चेंज, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव बाय UNFCCC Secretariat, right? This is the main international body that supports the countries in fighting the climate change. So momentum for change, climate neutral now is an initiative by UNFCCC Secretariat and this was launched in 2015. पूछ कब रहा है? 2018 में। गोल क्या है इसका? To encourage and support the individual, companies, governments to measure their carbon footprint, to measure their climate footprint. This means calculating how much greenhouse gas emission they are causing. उस चीज को मेजर करना। किसको मेजर करना है? इंडिविजुअल को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को। दूसरा, to reduce their emission as much as possible. ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है इसको ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करना। एंड द थर्ड वन इज ऑफसेट, दैट इज बैलेंस आउट द रिमेनिंग इमिशन बाय सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स that remove or reduce emission elsewhere like planting trees using clean energy। समझ में आया? तो पहला तो काम करो कि आप मेजर करो कि आप कितना क्लाइमेट फुटप्रिंट आप कर रहे हो, राइट? आप मेजर कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ आप इतना नुकसान पहुंचा रहे हो, आप इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन इमिट कर रहे हो, आप इतना ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहे हो। आया बात समझ में? आप इतना ग्रीन हाउस गैस एमिशन कॉज कर रहे हो, यहाँ तक ठीक है। तो पहले आपने मेजर कर लिया, अब आप रिड्यूस करो ना, आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करो। अब मान लो कि आप रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, आप इतना तो मतलब आपको यूज करना ही करना है कि आप इतना यूज करोगे। जैसे मान लो कि आप इतना यूज कर रहे थे, मेजर करा आपने, ठीक?
अब उसमें आपको लग रहा है कि इतना तो आप रिड्यूस आराम से कर सकते हो, ठीक है बात, इतना रिड्यूस कर सकते हो तो इतना रिड्यूस करिए। तो आपने इस पोर्शन को क्या किया, रिड्यूस करा। अब ये जो बचा इतना तो मतलब आप यूज करोगे ही, कुछ भी हो जाए इतना तो यूज होगा ही होगा, तो उसको ऑफसेट करो। कहने का क्या मतलब है, इसको बैलेंस आउट कीजिए। मतलब ये जो पोर्शन जो आपको मतलब यूज करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है, आप कर ही रहे हो, तो ग्रीन हाउस गैस तो इमिट हो ही रहा है ना, तो उसके लिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो ट्रीज वगैरह लगाएंगे, क्लीन एनर्जी यूज करेंगे, राइट। तो बैलेंस आउट करने का क्या मतलब होता है, द रिमेनिंग इमिशंस दिस पोर्शन को बैलेंस आउट करना है। कैसे, बाय सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स दैट रिमूव और रिड्यूस इमिशन एल्सवेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी, द UNFCCC सेक्रेटेरिएट। एंड ये जो UNFCCC है ना, दिस इज द ऑफिशियल UN बॉडी ऑन क्लाइमेट चेंज। सो अगर कोई इनिशिएटिव क्लाइमेट वगैरह का बात करता है एंड दैट टू एट ग्लोबल लेवल, तो इट इज वेरी लाइकली इट विल बी अंडर UNFCCC। लेकिन क्लाइमेट तो यहाँ भी लिखा हुआ है ना, क्यों नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट द करेक्ट आंसर इज दिस। तो ठीक है कि ये UNFCCC जो है ये क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा काम करता है, UN बॉडी है स्पेशली क्लाइमेट चेंज के लिए, सही बात है, लेकिन क्लाइमेट चेंज यहाँ भी लिखा हुआ है एंड आप ये चीज एग्जामिनेशन सिनेरियो में बहुत कंफ्यूज करेगा। बट IPCC के बारे में एक चीज तो पक्का है, आप थोड़ा सा सोचना कि IPCC आखिर ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण आप IPCC को एलिमिनेट करोगे। हम तो बता देंगे टिप्स ट्रिक्स वाले वीडियो में, लेकिन आप बताओ कि आप आखिर इस बॉडी को, जैसे इसमें क्लाइमेट चेंज था, इसमें क्लाइमेट चेंज तो है ही, तो मान लो अगर आप इस पे इस पे फंस जाते हैं, फाइनली इस ऑप्शन के साथ क्यों जाते। थोड़ा सा IPCC के बारे में ना, मतलब जस्ट थोड़ा सा पढ़िए कि एक्चुअल में ये करता क्या है। अगर आपको ये पता चल गया ना कि ये काम क्या कर रहा है IPCC, आप इसको कट कर दोगे, आप 100% आप इसी के साथ जाओगे। तो आप ये थोड़ा सा सर्च कीजिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA, गाक्सा या जो भी बोलेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। क्या लिख रहा है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ग्लोबल अलायंस क्लाइमेट फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। It is a voluntary platform launched in September 2014 on the sidelines of UN Climate Summit, right? Now this GACSA aims to improve the farmers productivity and income, है ना, एग्रीकल्चर का बात कर रहा है, in a sustainable way. It help farmer cope with climate change, reduce greenhouse gas emission from farming, and India as a country did not lead or initiate the creation of this GACSA, that is Global Alliance for Climate Smart Agriculture. Now let's see the first statement. GACSA is an outcome of climate summit held in Paris in 2015. No, हमने देखा, this was launched in 2014 on the sidelines of United Nation Climate Summit and not COP21 in Paris 2015. COP21 2015 Paris Climate Conference में ये लॉन्च नहीं हुआ है. This was not the outcome of this Paris Climate Conference. ये तो इसके साइडलाइन में आपको इशू लॉन्च हुआ. मेंबरशिप ऑफ गाक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन. दिस इज करेक्ट. दिस इज वॉलंटरी प्लेटफॉर्म. सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बताया था, तो दिस इज करेक्ट. ये तो गलत हो गया. इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गाक्सा. हमने ये भी बताया कि इंडिया जो है, इंडिया एज अ कंट्री डिड नॉट लीड और इनिशिएट द क्रिएशन ऑफ गाक्सा. हाँ, कुछ फ्यू इंडियन एनजीओज थे इसके मेंबर, लेकिन इंडिया एज अ कंट्री नहीं था. एंड ऑल्सो you need to keep in mind that India has been against expanding the climate mitigation rules to एग्रीकल्चर. कि क्लाइमेट मिटिगेशन रूल को ना आप एग्रीकल्चर तक मत लाओ, बिकॉज उससे होगा क्या, उससे आप हमारे फूड सिक्योरिटी पे आप खतरा लेते आओगे. क्योंकि इतना सारा फार्मिंग रूल्स, इतना सारा आप क्लाइमेट रूल्स लगाओगे, जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये कि हमारा जो फार्म आउटपुट है वो क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस होगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा तो हमारे फूड सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा ना. तो इंडिया तो हैज बीन अगेंस्ट एक्सपेंडिंग दिस क्लाइमेट मिटिगेशन रूल्स टू द एग्रीकल्चर. अगर ये बात दिमाग में होता तो आप थर्ड गलत कर लेते ना, तो 2 ओनली. तो कभी कभी कोई बात भी अगर मान लो ऐसे समझाए ना आदमी, तो वो लॉजिक भी कहीं ना कहीं काम आ जाता है. ठीक है, हम क्या कहें आपको समझ में आया. हम ये कह रहे हैं, बात को समझो, इंडिया इज नॉट अगेंस्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, बट इंडिया हैज बीन अगेंस्ट एक्सपेंडिंग द क्लाइमेट मिटिगेशन रूल्स टू एग्रीकल्चर. क्योंकि इंडिया को लगता है कि फिर बहुत सारे रूल्स फार्मर्स को फॉलो करने पड़ेंगे. उससे होगा क्या, फाइनली उसका आउटपुट कम हो जाएगा. आउटपुट कम होगा, इसका मतलब कम अनाज प्रोड्यूस हुआ है, मतलब फूड सिक्योरिटी पे खतरा आ जाएगा. आया बात समझ में. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2 ओनली. चलो ये सब हटाते हैं. एक बार आप बताओ कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है. मतलब एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्लाइमेट स्मार्ट है. क्या कहना चाह रहे हैं,
हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ फार्मिंग दैट हेल्प्स ग्रो मोर क्रॉप एंड इंक्रीज इनकम, मेक फार्मर resilient to the climate change, reduce emissions from the agriculture. This is climate smart agriculture. Example जैसे conservation, tillage, that is plugging in a way that keeps the soil healthy. Soil carbon capture, increasing the organic matter in soil to hold the carbon. Integrated soil fertility management, that is using a mix of organic and chemical fertilizer smartly. So climate smart agriculture is about adapting to the climate change and also fighting it while ensuring the food security. ठीक है, एंड ये क्वेश्चन तो हमने मतलब देख ही लिया ना कि दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है. 2017 का क्वेश्चन है, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन टू रिड्यूस द शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज. दिस इज रॉन्ग. क्यों रॉन्ग है देख लेंगे. द Climate and Clean Air Coalition focuses on methane, black carbon, hydrofluorocarbon. This is correct. Correct answer is 2 only. देखो, Climate and Clean Air Coalition. This is a voluntary partnership, but it includes governments, businesses, scientists, civil society working together to improve air quality and fight the climate change. And its goal is to reduce the short-lived climate pollutant. क्या होता है ये short-lived climate pollutants? समझ लेंगे. अभी बस टाइम बिंग इतना ध्यान रख लो कि दिस फोकसेस ऑन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स. वॉलंटरी पार्टनरशिप है, इसमें गवर्नमेंट, बिजनेसेस, साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी ये सारे पार्टिसिपेट करते हैं. एंड इट इज फंडेड बाय मल्टीपल डोनर्स थ्रू very important UNEP, right? And most important, it is not an initiative of G20 countries. तो पहले स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया? इनिशिएटिव ऑफ G20 कंट्री के कारण गलत हो गया. बाकी तो ठीक था. दूसरा जो कह रहा है, इट फोकसेस ऑन मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ये सही है. क्यों? बिकॉज दिस फोकसेस ऑन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स जैसे मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोकार्बन. एंड ये जो है मीथेन, ब्लैक कार्बन, हाइड्रोकार्बन, दीज पोल्यूटेंट डू नॉट स्टे लॉन्ग इन द एटमोस्फेयर बट हैव अ स्ट्रॉन्ग वार्मिंग इफेक्ट. ये बहुत लंबे समय तक एनवायरमेंट में नहीं रहते हैं, एटमॉस्फेयर में नहीं रहते हैं, सॉरी, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग वार्मिंग इफेक्ट. दे कॉज अप टू 45% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट क्या होता है? दीज आर पोल्यूटेंट दैट रिमेन इन द एटमॉस्फेयर फॉर अ शॉर्टर टाइम, फ्यू डेज to years तक रहेंगे, but have a high global warming effect. Example, black carbon, it causes warming, harmful to health. Methane, these are powerful greenhouse gas. HFC, that is hydrofluorocarbon, it contribute to climate change but are often used in cooling appliances. And अगर हम इनको reduce कर रहे हैं जैसे black carbon, methane, HFCs, it will cool the earth quickly, it will improve the health, it will reduce the crop damage from air pollution. इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो 2 ओनली आंसर होगा बिकॉज G20 के कारण पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. दिस इज फ्रॉम 2017. क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, दैट इज ट्रैफिक. क्या है ये ट्रैफिक? इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, right? It works globally on the issues of wildlife trade, that is the trade in wild animals and plants. It focuses on conservation of biodiversity and sustainable development. This was established in 1976 and this is a joint program of World Wide Fund for Nature and IUCN, and it is not a part of United Nations. The main aim of traffic is to ensure that trade in wild plants and animal does not harm the nature, and it works closely with CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, right? तो आप बताओ, यही इंफॉर्मेशन ना बेसिक इंफॉर्मेशन है. कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, कौन बॉडी रिस्पॉन्सिबल है, कौन बॉडी पीछे है इसको इस्टेब्लिश करने के, क्या है ये, किस चीज़ के लिए काम करता है, इसका गोल क्या है, किसके साथ काम कर रहा है, यही सब ना पढ़ेंगे. आप पढ़ो, traffic is a bureau under UNEP, United Nations Environment Program. No, this is not correct. It is not a part of United Nations. Specifically, it is not a bureau under UNEP. गलत हो गया. दूसरा, the mission of traffic is to ensure that the trade in wild plants animal is not a threat to the conservation of nature. This is correct. करेक्ट आंसर क्या होगा? B. समझ में आ रहा है, पढ़ना कैसे है. अगर ट्रैफिक वर्ड देखा, बेसिक पता होता उसके बारे में, ठीक हो जाता.
पता चल जाता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है, WWF, IUCN एंड नॉट UNEP। ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन्ड देयर द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 2016 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द FAO accords status of globally important agricultural heritage system GIAHS to traditional agricultural system. What is the overall goal of this initiative? आपको अगले बार के लिए प्रिपेयर करना होता ये GIAHS के बारे में, दैट इज ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहला आप क्या बात करते कि इट इज अ प्रोग्राम ऑफ FAO। ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है, राइट? FAO ऑफ यूनाइटेड नेशंस। चलो यहाँ तक तो ठीक है। नाउ it started in 2002 as a part of United Nations Sustainable Development Initiative. इसका एम क्या है? एम is to identify, support, protect the important traditional farming system across the world. क्या? Traditional farming system across the world. These farming system include traditional knowledge, cultural practices, biodiversity, and landscape. So this GIAHS promotes the dynamic conservation, which means keeping the useful parts of traditional method alive and adapting them for today's need. This is dynamic conservation. These are not like museum but living system where people still farm using traditional and eco-friendly methods and not modern or industrial methods. The major goal of this GIAHS is capacity building. The idea is to help the local farmer institution manage these traditional systems better, improve income through eco-friendly practices, increase the economic values of the product made from these system without harming the environment. ठीक, नाउ पढ़िए पहला स्टेटमेंट। क्या हमसे क्या पूछ रहा है? FAO अकॉर्ड करता है स्टेटस ऑफ GIAHS टू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम। उसका ओवरऑल गोल क्या है? टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। खत्म हो गया ना तुरंत ये यहीं पे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बात कहाँ से आएगा? सो टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द लोकल कम्युनिटीज ऑफ identified GIAHS so as to greatly enhance their agricultural productivity. अब जैसे वन गलत हुआ हो गया, A and D गया ना, मतलब क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम को कैसे बेटर यूज किया जाए वो बात करता है ना ये। तो वन एंड डी, A and D तो गया वन के कारण। Now, to पढ़िए, to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associated landscape, agricultural biodiversity, knowledge system of the local community. Yes, this is correct. To यहाँ है, टू यहाँ है। अब पढ़ो सी वाला। टू प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइज GIAHS। टू प्रोवाइड GI स्टेटस टू ऑल। पहला तो ये ऑल के कारण गड़बड़ हो जाएगा कि ऑल वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो भी इस तरीके के GIHS में प्रोड्यूस हो रहा है उन सबको GI देना। देखो 3 कहाँ था? यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। ये तो मतलब ऐसे ही नॉनसेंस बात हो गया। एंड दूसरा बात कि ये जो GI है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, दिस इज नॉट कनेक्टेड टू GIAHS. GI, geographical indication, is a tag given to a product that is linked to a specific place and has qualities due to that location. जैसे दार्जिलिंग टी, बासमती राइस। GIAHS does not give legal protections like GI tags. GIHS किस पे फोकस करता है? Preserving the indigenous seeds species, maintaining the landscape biodiversity. तो आप एक बात बताओ, आप कितना भी नॉलेज ले लेते, कुछ भी कर लेते, थर्ड स्टेटमेंट तो ऐसे भी गलत कर लेते ना। मान लो ये भी नहीं पता है कि हाँ GIHS जियोग्राफिकल इंडिकेशन से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है बात, लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। क्या लिख रहा है कि गोल क्या है इसका? टू प्रोवाइड GI स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो भी ये GIAHS वाले साइट पे हो रहा है। ये सही है क्या? सोचो, कॉमन सेंस से भी सोच के देखो। तो अगर ये बात समझ पाते तो आराम से सॉल्व कर लेते। मान लो अगर आपको नहीं भी पता है ये सारा इन्फॉर्मेशन, नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, इससे तो गलत कर लेते ना। एंड अगर आज आपको ये बात समझ में आ रहा है कि इस तरीके का स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि आप खुद पढ़ो इस स्टेटमेंट को, ये प्रॉपर नॉनसेंस स्टेटमेंट है, प्रॉपर नॉनसेंस। टू प्रोवाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू ऑल द वेराइटीज of agricultural produce and such identifies GIAHS. यहाँ शायद आइडेंटिफाइड GIHS होगा कि जिन भी साइट को GIHS का स्टेटस मिला हुआ है वहाँ जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होंगे सारे के सारे को, सारे वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को GI टैग दिया जाएगा। दिमाग खराब है। अब मान लो GIHS के बारे में 1% भी कुछ नहीं पता होता, फिर भी ये स्टेटमेंट आपको कट करना था, राइट? एंड ये चीज क्या चेक कर रहा है? करेज है? बताओ, नॉलेज चेक कर रहा है क्या? सोचना क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखो कैसा बना दिया है, 3 3 3, सब कटेगा, सिर्फ 2 होगा आंसर, राइट? क्लियर है?
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विथ रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोसिस्टम द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, TEEB। ये TEB नहीं है, TEB होता है द एथिकल ब्यूरोक्रेट, ये है TEEB द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही गलत है वो पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछ रहा है, ठीक है। TEB, it is a global initiative that tries to show the economic value of nature, जैसे forest, wetlands, coral reef, etc. This was launched in 2007 during G8 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग, जो कि कहाँ हुआ था, पोट्सडैम, जर्मनी। क्या क्या पढ़ा हमने कि ये जो TEEB है, द इकोनॉमिक सिस्टम, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट ट्राई टू शो द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द नेचर लाइक फॉरेस्ट, wetland, coral reef, etc. This was launched in 2007 during G8 Environment Ministers meeting in Potsdam, Germany. It is managed by UNEP, that is United Nations Environment Program, under Green Economy Initiative, right? It is managed by UNEP under its Green Economy Initiative. It is not launched by UNEP directly. UNEP इसको मैनेज कर रहा है, राइट? जबकि फंडिंग कहाँ से आ रहा है? फंडिंग आ रहा है यूरोपियन कमीशन से, जर्मनी से, यूके, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ से फंडिंग आ रहा है। नाउ दिस TEEB, it highlights why nature and biodiversity are economically valuable. It highlights what the economic costs are if we lose the biodiversity or damage the ecosystem. It connects science, economics, policy so that the governments and decision makers can take informed and practical action. तो आप बताओ कि फिर ये TEEB का मेन एम क्या होगा? द मेन एम इज टू हेल्प द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम इन देयर डिसीजन। कि जो गवर्नमेंट है ना, जो पॉलिसी मेकर है, वो इकोनॉमिक वैल्यू या वैल्यू जो है इकोसिस्टम का, उसको ना अपने पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड करे, मतलब रिकॉग्नाइज करे द वाइड बेनिफिट्स ऑफ द नेचर, मेजर करे उनके इकोनॉमिक वैल्यू को एंड यूज करे उस वैल्यू को इन डिसीजन, लॉज, पॉलिसीज। पढ़िए पहला स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, इट इज अ इनिशिएटिव होस्टेड बाय UNEP। नहीं भाई, UNEP मैनेज करता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, गलत हो गया। इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन drawing attention to the economic benefits of the biodiversity. This is correct. It presents an approach that can help decision maker recognize, demonstrate, capture the value of ecosystem and biodiversity. This is also correct. अगर सेकेंड आप सही कर रहे हो तो थर्ड क्यों गलत करोगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 and 3। एंड एक बात ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का कोई इनिशिएटिव अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तब हो क्या रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहा है ना, कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहा है या इस इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? जो बताएं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप समझ लो, ये इंडिया का जो TEEB इनिशिएटिव है, टीब इंडिया इनिशिएटिव, इट फोकसेस ऑन फॉरेस्ट, इनलैंड वेटलैंड, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम, and it was run under Indo-German Biodiversity Program to study how biodiversity loss affects the economy। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, which of the following statement is are correct? 2016 का क्वेश्चन है। Proper design and effective implementation of UN REDD+ program can significantly contribute to protection of biodiversity, resilience of forest ecosystem, poverty reduction। 1 2 3 करेक्ट आंसर इज 1 2 3। इसी प्रकार से बढ़ा जाए क्या? सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। जैसा आप बोलो, देखो समझ में आएगा क्यों सही है, 1 2 3 तीनों क्यों सही है समझ में आएगा। समझिए पहले रेड क्या है, ये UN REDD, REDD, दिस स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग emissions from deforestation and forest degradation। तो फॉरेस्ट को खराब करने से, फॉरेस्ट को डिग्रेड करने से, डिफॉरेस्टेशन से जो इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने का बात किया जा रहा है रेड में। दैट इज, इट इज अ ग्लोबल एफर्ट टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशन, मैनेज द फॉरेस्ट बेटर, एंड इन रिटर्न इन कंट्रीज को क्या मिलेगा? दे विल गेट द फाइनेंशियल सपोर्ट, इंसेंटिव्स। गोल क्या लग रहा है इससे? गोल यही ना लग रहा है, अगर मान लो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस किया जाएगा, फॉरेस्ट को बेटर मैनेज किया जाएगा, तो गोल क्या लग रहा है? गोल तो यही लग रहा है, सिंपल सा, कि कार्बन इमिशन को रिड्यूस करा जाए, क्लाइमेट चेंज को फाइट किया जाए। तो दिस वाज रेड, REDD, रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। व्हाट इज दिस रेड प्लस? रेड प्लस में एक्स्ट्रा कुछ गोल्स हैं, जैसे कि रेड ही है लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा गोल्स भी हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ
forest carbon stock, sustainable forest management, enhancing the forest carbon stock। बहुत अच्छे से, बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में अगर समझोगे ना, तो ये जो रेड प्लस प्रोग्राम है, इट इंक्लूड्स, ध्यान से समझना, 5 मेजर एक्टिविटीज, जिसको ग्रुप किया गया है 2 ब्रॉड गोल्स में। पहला है रिड्यूसिंग द कार्बन इमिशन एंड दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग द कार्बन स्टॉक्स। इंक्रीजिंग द कार्बन स्टॉक्स, रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज दिस इंक्रीजिंग द कार्बन स्टॉक? इट मींस प्रोटेक्टिंग द कार्बन स्टोर्ड इन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन, हम क्या बताएं, टोटल कितना मेजर एक्टिविटीज है? 5 मेजर एक्टिविटीज है। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज आएंगे, कुछ एक्टिविटीज इसमें आएंगे। तो पहला एक्टिविटी है रिड्यूसिंग द डिफॉरेस्टेशन, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग कट डाउन, फॉर एग्जांपल अवॉइडिंग द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इनटू कमर्शियल प्लांटेशन लाइक ऑयल पाम। आया बात समझ में? तो हुआ क्या, हम कहीं ना कहीं उसको डिफॉरेस्टेशन से बचा रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कटने से बचा रहे हैं। पहला बात हो गया। दूसरा रिड्यूसिंग, तो होगा ना, रिड्यूस हो गया कार्बन इमिशन। दूसरा रिड्यूसिंग द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, प्रिवेंटिंग द डैमेज टू फॉरेस्ट दैट वीकन्स देम बट डज नॉट फुली डिस्ट्रॉय देम। तो उसको कम करना है। जैसे मान लो स्टॉपिंग द इलीगल लॉगिंग, कटिंग ट्रीज विदाउट परमिशन, यूजिंग लेस फ्यूअल वुड, दैट इज जो कुकिंग वगैरह के लिए लकड़ी का यूज होता है ना, वो लेस यूज करेंगे, उससे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कम होगा। दूसरा जो गोल था इंक्रीजिंग कार्बन स्टॉक, इसके अंदर भी कुछ एक्टिविटीज आएगा। तो टोटल 5 था, इसमें आ गया 1, इसमें आ गया 2, अब इसमें 3 आएगा। पहला क्या आएगा, कंजर्विंग फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, प्रोटेक्टिंग द कार्बन स्टोर्ड इन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ये कैसे होगा, जब आप वाइल्ड लाइफ एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया को बेटर प्रोटेक्ट करोगे, जब आप न्यू प्रोटेक्टेड एरिया क्रिएट करोगे। और क्या होगा, सस्टेनेबल forest management, using forest in a way that keeps them healthy over time. And the last activity is enhancement of forest carbon stocks. क्या किए, यहाँ कंजर्व किए, यहाँ इनहेंस कर रहे हैं कार्बन स्टॉक को, एंड यहाँ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बात हो रहा है। इनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का मतलब क्या हुआ, इंक्रीजिंग द कार्बन स्टोर्ड इन द फॉरेस्ट। ये कैसे होगा, बाई रीप्लांटिंग द ट्रीज, बाई फॉरेस्ट रीजनरेशन। अब बात को समझो, इतना पीएचडी किए हम लोग, हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। अगर इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो उससे होगा क्या, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगा? आप बताओ हाँ या नहीं? एकदम होगा। रेजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा, क्यों नहीं होगा, आप बताओ। एंड द थर्ड इज, क्या पॉवर्टी रिडक्शन में मदद मिलेगा? रेड प्लस इज नॉट जस्ट अबाउट रिड्यूसिंग द कार्बन, इट ऑल्सो ब्रिंग्स सोशियो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। पॉवर्टी कम होगा, लोकल कम्युनिटी को मदद मिलेगा, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। तो 1, 2, 3 तीनों होगा। तो करेक्ट आंसर इसीलिए डी होगा। आया बात समझ में? रेड प्लस जो है वो लाइवलीहुड सपोर्ट करेगा, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेगा, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, इतना सारा कुछ होगा। तो पॉवर्टी रिडक्शन में मदद नहीं मिलेगा क्या? समझ में आया बात? तो 1, 2, 3 तीनों इसका आंसर होगा। इसमें हम लोग रेड में क्या किए थे, 1 एंड 2 वो हम लोग यहाँ डाल दिए। रेड प्लस के 5 मेजर एक्टिविटीज में रेड वाला यहाँ आ गया। इंक्रीजिंग कार्बन स्टॉक, वहाँ ये 3 न्यू आ गए, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, ये 3 न्यू यहाँ आ गए। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज आर द importances ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू combat the desertification? United Nation Convention to combat the desertification. This was started in 1994 and this is the very important only legally binding international agreement that focuses on sustainable land management, especially in dry areas like arid, semi-arid, ड्राई, सब ह्यूमिड रीजन। यही ड्राई एरिया को ड्राई लैंड कहा जाता है। एंड दीज आर होम टू वल्नरेबल इकोसिस्टम कम्युनिटीज, राइट? सो this is the only legally binding international agreement that focuses on sustainable land management. Let's see the first statement. It aims to promote the effective action through innovative national programs and supportive international partnership. This is correct because UNCCD helps in fighting desertification. नाम से पता चल रहा है। Managing drought better, reducing poverty and improving development, and it support all this action through national plan and international cooperation. Focus is on rehabilitating the degraded land, improving soil productivity, especially at the community level. तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए, it has a special particular focus on South Asia, North Africa region, and its secretariat facilitates
द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन। बात समझो एंड बहुत अच्छे से। ये जो यूएनसीसीडी है, यूएनसीसीडी सेक्रेटेरिएट डज नॉट फोकस ऑन एनी वन रीजन लाइक साउथ एशिया, नॉर्थ अफ्रीका। इंस्टेड इट वर्क्स ग्लोबली, हेल्पिंग द developing countries share knowledge, technology. Its main job is to support decision making at meetings like COP, Conference of Parties. Second statement गलत। थर्ड देखिए, it is committed to bottom up approach, encouraging participation of local people in combating the desertification. हमने इसके explanation में ही समझा ना कि it focuses on rehabilitating the degraded land, improving the soil productivity, especially at the community level. तो आप बताओ, जब community level पे जा रहा है इसका मतलब क्या है? बॉटम अप अप्रोच है, लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन है। ये जो यूएनसीसीडी है, इट हैज 197 कंट्रीज, राइट? They work together to improve the lives in dryland region, protect and restore soil and land, reduce the drought impact, and it uses a bottom-up approach, which means local people's participation is strongly encouraged in land conservation, right? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डी 1 and 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, which of the following statement is are correct? Bird Life International. It is a global network of conservation NGOs. It works to protect the birds, their habitat, and overall biodiversity. It promotes the sustainable use of natural resources and involves the local communities. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? It is a global partnership of conservation organization. This is correct. Yes, BirdLife International is a global partnership of NGOs. It works to protect birds, natural environment, उनके birds के natural environment, biodiversity, and it also help people use the nature responsibly. सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. नो, दिस इज नॉट डेवलप्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट नॉर्मन मायर्स एंड प्रोमोटेड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल. सो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया. थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट आइडेंटिफाइज द साइट्स नोन referred to as important bird and biodiversity area. So it identifies the site known या referred as important bird and biodiversity area. ये जो bird life international है, this has worked since 1970s, late 1970s to identify and conserve the areas important for the birds. एंड उसी एरिया को कहा जाता है इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया या इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरियाज. एंड दीज प्लेसेस आर वेरी वैल्यूएबल फॉर ग्लोबल बर्ड कंजर्वेशन. सो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. करेक्ट आंसर इज 1 and 3. एंड जब कभी भी ऐसा हो तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखिएगा, ठीक है? एक है इसमें, दो है ऑप्शन में. मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहें ये बात आपको, है ना? चलो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. दिस इज फ्रॉम 2015. क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. शायद ये 2015 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन रहा होगा, सबसे इजी क्वेश्चन रहा होगा, इजीएस्ट क्वेश्चन रहा होगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि अगर नगोया प्रोटोकॉल का बात करें तो इट टॉक्स अबाउट फेयर यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. क्योटो प्रोटोकॉल का बात करें तो इट टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस. ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस सबसे नॉनसेंस वाला ऑप्शन था ये. दिस सेट अप द IMF एंड वर्ल्ड बैंक. एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बात करेंगे तो द पर्पस इज कंट्रोलिंग द ODS, दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस. सो इनमें से ABCD में से इट इज ओनली द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दैट रिलेट्स टू ओजोन डिप्लीशन. अदर ट्रीटीज दे डील विद क्लाइमेट चेंज, जेनेटिक रिसोर्सेज, इकोनॉमी एंड नॉट द ओजोन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा, है ना? आसान था ना ये. एंड वही तो बात है ना बार बार की क्या करना है, बेसिक पढ़ के जाना है. PhD करने के चक्कर में गड़बड़ कर रहे हैं और लोग PhD करवा रहे हैं. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है ये? दिस इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1987. कहाँ पे? मॉन्ट्रियल. कहाँ पे है ये? कनाडा. And became effective in 1989. Its main goal is to control and reduce the emission of ozone depleting substances. क्या होता है ये ओजोन डिप्लीशन? होता क्या है? What is this ओजोन डिप्लीशन? देखो, ओजोन लेयर जो है, this is a layer found in stratosphere and this layer protect us from harmful ultraviolet rays. तो इसका मतलब ये ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है. But this ozone get depleted by chlorine, by bromine compounds. जो क्लोरीन ब्रोमीन कंपाउंड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं CFC से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जो कि यूज होता है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर,
एरोसोल स्प्रेस, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हेलॉन से। ब्रोमोफ्लोरोकार्बन से, विच इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा है, किया है हमने। तो ये सब से क्या आ रहा है? ये सब से आ रहा है आपको क्लोरीन कंपाउंड, ब्रोमीन कंपाउंड, एंड उससे हो क्या रहा है? उससे ये ओजोन लेयर जो है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। एंड ओजोन लेयर मदद करता है किस चीज में? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेज। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा? ज्यादा से ज्यादा यूवी रेडिएशन अर्थ पे आएगा, स्किन कैंसर होगा। इट विल रिड्यूस द फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन, एंड सो एक्वेटिक फूड चेन को इफेक्ट करेगा। इट विल हिंडर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑन द लैंड। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बिकॉज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द ट्रीटी हुज मेन गोल इज टू कंट्रोल एंड रिड्यूस द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सारा कुछ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। विथ रेफरेंस टू IUCN एंड CITES, with reference to International Union for Conservation of Nature and Natural Resource, that is IUCN, and Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES. So with reference to IUCN and CITES, which of the following statement is are correct? चलो IUCN के बारे में जल्दी से रिवाइज करते हैं। IUCN फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब हुआ एस्टेब्लिश? 1948। कहाँ? फ्रांस। पहले इसका नाम क्या था? IUPN। आप बताओ फुल फॉर्म क्या है? तो IUPN के रूप में 1948 में ये एस्टेब्लिश हुआ। इट वाज फाउंडेड एज IUPN इन 1948, एंड फिर इसको रीनेम किया गया। कब किया गया? 1956 में एज IUCN। हेडक्वार्टर क्या है? तो ग्लैंड, Switzerland. And IUCN is not a UN body. It is an independent body that works closely with UN, but it is not a UN body. IUCN is not a UN body. Though IUCN has a consultative status at UN, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये UN body या UN का organ है। क्या करता है IUCN? It brings together government, NGO, UN agencies, local communities, companies, and run thousands of field projects to protect the nature. It support research and help make policies, and so IUCN connects many stakeholder and work on conservation through science and policy. अगर साइट्स के बारे में बात करते हैं, क्या है फुल फॉर्म? Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. CITES ensure that trade in wild animals and plants does not threaten their survival. कि आप wild plants, आप wild animals पे का ट्रेड कर रहे हो तो उस ट्रेड से उनके सर्वाइवल पे थ्रेट ना आए। आया बात समझ में? एंड इट इज अ लीगली बाइंडिंग, इट हैज द लीगली बाइंडिंग स्टेटस, बट इट डज नॉट रिप्लेस, बात समझना, इट डज नॉट रिप्लेस द नेशनल लॉ। नेशनल लॉ को थोड़ी रिप्लेस कर देगा। बाइंडिंग स्टेटस है, ठीक है, लोगों को मानना है, कंट्रीज को मानना है, लेकिन इट विल नॉट रिप्लेस द नेशनल लॉज। कंट्री अपना कानून बनाएगा टू इम्प्लीमेंट दिस साइट का जो भी है नियम कानून। साइट्स इंश्योर दैट इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इज रेगुलेटेड टू प्रिवेंट द स्पीसीज एक्सटिंक्शन, ताकि उसके सर्वाइवल पे थ्रेट ना आए। पढ़िए पहला स्टेटमेंट। IUCN इज एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। गलत हो गया ना यहीं पे। साइट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। सो ठीक है, वन गलत, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। पढ़िए। IUCN run thousands of field projects around the world to better manage natural environment. CITES is a legally binding on states that have joined it. But this convention does not take the place of national laws. ये भी बात सही है। तो आंसर करेक्ट क्या होगा? 2 and 3। ऐसा थोड़ी है कि जो आपका नेशनल कानून है, जो नेशनल लेवल पे आपका कानून चल रहा है, उस कानून को ये साइट रिप्लेस कर देगा। अरे ये प्रोविजंस आपके कानून को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएगा, रिप्लेस थोड़ी करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 and 3। एंड इस क्वेश्चन के लिए आप खुद बताओ क्या चाहिए था? बेसिक IUCN का UN से, IUCN इज नॉट ए UN बॉडी, इतना पता होता, आंसर पे पहुंच जाते। ठीक है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्रॉट अंडर मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, What does it imply? देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कि मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड, दिस वाज क्रिएटेड इन 1990 ड्यूरिंग अ मीटिंग इन मॉन्ट्रियक्स, स्विट्जरलैंड, एंड इट इज अ स्पेशल लिस्ट अंडर रामसार कन्वेंशन। तो पहले तो ये समझ लो, रामसार कन्वेंशन तो पढ़ा है हमने, लेकिन देख लीजिए फिर से रामसार कन्वेंशन ना, तो इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द वेटलैंड्स साइंड इन रामसर। जो पढ़ा है वही पढ़ रहे हैं हम लोग। कब? 1971 में। रामसर कहाँ है? ईरान में है। इफेक्टिव कब से हुआ? तो 1975 से। एम क्या है इसका? एम इज टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। इंडिया कब ज्वाइन किया? 1980
1902 में। ये तो रामसर हो गया। मॉन्ट्रियक्स क्या है, 1990 में क्रिएट हुआ जब मीटिंग हुआ मॉन्ट्रियक्स स्विट्जरलैंड में, एंड इट इज अ स्पेशल लिस्ट अंडर रामसर कन्वेंशन। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बनाने के पीछे पर्पस क्या है, पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द रामसर साइट्स दैट आर डैमेज्ड और एट रिस्क ऑफ डैमेज। एंड ये रिस्क ऑफ डैमेज क्यों है, ड्यू टू pollution, due to human interference, due to technology related activities। and इससे होगा क्या, this helps prioritize the conservation efforts for the wetlands in danger। तो कह रहा है कि if a wetland of international importance is brought under Montreux record, तो फिर क्या होगा, changes in the, what does it imply, changes in ecological character have occurred and are occurring or are likely to occur in the wetland as a result of human interference। This is correct, right? पढ़ो, the country in which wetland is located should enact a law to prohibit human activity। The survival of wetland depends on the cultural practices। कुछ नहीं ना, it is given the status of world heritage site। नहीं भाई, ठीक है। एंड यहाँ देखो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड साइट्स इन इंडिया कौन कौन है, तो केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, लोकतक लेक मणिपुर। चलो क्वेश्चन नंबर 20, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2014 का क्वेश्चन है। किसका बात हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। दिस इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म, दैट इज इट इज अ फंडिंग बॉडी that helps the developing countries take action to protect the environment. It provide grants for environment friendly project। ग्रांट क्या होता है, ऐसा पैसा जो आपको फिर से रीपे नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इट प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। कब एस्टेब्लिश हुआ, तो दिस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट, जिसको अर्थ समिट या UNCED भी कहा जाता है। करता क्या है ये, GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी पढ़ा हमने, ये फंड करता है ना प्रोजेक्ट जो रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, बायोडाइवर्सिटी से, लैंड डिग्रेडेशन से, है ना। एंड इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट को ये फंड करता है। GEF इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो पढ़िए पहला, इट सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNFCCC। दिस इज करेक्ट। इट अंडरटेक साइंटिफिक रिसर्च, नहीं। इट इज एजेंसी अंडर OECD, नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, A ओनली, राइट, ठीक है। यहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है जो कि उतना काम का नहीं है जितने काम का मैंने बताया आपको। एंड क्यों बताया इतना ही, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा ये बात कि आपको पढ़ना क्या है, PhD नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। Now, this is from 2014। क्या कह रहा है, with reference to the conservation organization called Wetland International, which of the following statement is are correct। किसके बारे में बात कर रहा है, Wetland International के बारे में बात कर रहा है। So it is a global non-profit organization। It works to protect and restore wetland। नाम में ही तो लिखा हुआ है ना, Wetland International। So it works to protect and restore the wetlands, जैसे कि lakes, rivers, marshes, swamps, etc। पहला क्या लिख रहा है, it is an intergovernmental organization formed by countries which are signatories to the Ramsar Convention। This is wrong। It is a non-governmental organization, non-profit organization। It is not an intergovernmental organization। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, it works at the field level to develop and mobilize the knowledge and use the practical experience to advocate for better policies। ये सब स्टेटमेंट ना जनरली सही होता है। एंड अभी जब हम कह रहे हैं, तो जब कभी भी इस तरीके का स्टेटमेंट आए, एंड हम UPSC के क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का बात नहीं कर रहे हैं, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन या स्टेटमेंट आए ना किसी बॉडी को लेके, तब आप चेक करना जो अभी हम कह रहे हैं कि जनरली इस तरीके का स्टेटमेंट सही होता है। क्योंकि सिर्फ हमें क्वेश्चन डेवलप नहीं ना करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं ना है जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में हमें n नंबर ऑफ पॉइंट्स पता चल जाए, ये तो नहीं है पर्पस है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सो वेटलैंड इंटरनेशनल वर्क्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ऑफिसर्स वर्ल्ड वाइड, and these office work locally, that is at the community level। these office works globally, that is to influence the international policies। they use their on ground experience to influence the better policies। statement ये सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 ओनली, राइट, ठीक है यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्थ आर। 2014 का क्वेश्चन है। क्या है ये, इट इज अ ग्लोबल मूवमेंट started by, very important, WWF, Worldwide Fund for Nature। this earth hour, it encourages people to switch off lights for 1 hour to raise awareness about the climate change, environmental protection, etc। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, it is a initiative of UNEP and UNESCO। this is wrong ना, करेक्ट आंसर क्या होगा, WWF। सो ये तो गलत हो गया, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। दूसरा, it is a movement in which
participants switch off the lights for 1 hour on certain day every year. This is correct. It become famous as lights out event. स्टार्ट कब हुआ? 2007 में. कहाँ? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में. एंड उसके बाद ये इट हैज स्प्रेड टू 185 प्लस कंट्रीज एंड गेन्ड मिलियंस ऑफ सपोर्टर. थर्ड स्टेटमेंट, इट इज अ मूवमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लैनेट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. The light out event is now a symbol of larger movement. It shows our commitment to protecting the nature, acting for the environment. So this is also correct. Correct answer is C, 2 and 3. ठीक है. Now question number 23 देखिए. Consider the following international agreement. 2014 का क्वेश्चन है. पहला क्या लिख रहा है? The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the United Nations Convention to Combat Desertification, the World Heritage Convention. कह रहा है which of the above have a bearing on biodiversity. बहुत आसान क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर होगा 3. तीनों हैव अ बियरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी. 1 2 3 तीनों. चलिए एक एक करके पढ़ते हैं. पहले के बारे में पढ़ते हैं. द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर. दिस वाज अडॉप्टेड इन 2001 बाय FAO, Food and Agricultural Organization. The purpose of this agreement is to recognize farmers for their contribution to diversity of crops. The purpose is to create a global system for sharing the plant genetic resources with scientists, plant breeders and farmers. It ensures that the benefit from using these resources are shared fairly with the countries they originated from. हो गया, कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी से जुड़ गया. दूसरा देखिए, सेकंड. ये तो फर्स्ट का हो गया ना. Now, second देखिए, UN Convention to Combat Desertification. This was established in 1994. It is the only international agreement that focuses on sustainable land management. and इस चीज़ को हमने पहले देखा है. and especially कौन से एरिया में? ड्राई एरियाज में. इसका एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट बायोडाइवर्सिटी का एक आपको है 2018 से 2030 strategy, right? This strategy aims to restore the degraded land, to reduce the impact of drought and preserve the biodiversity. So ये 2018 से 2030 का जो strategy है, ये किसका है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. एंड इसका जब आप एम पढ़ोगे तो कुछ 3-4 इसके एम हैं. जैसे पहला, रीस्टोर डिग्रेडेड लैंड. दूसरा, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट. तीसरा, प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी. चौथा, सपोर्ट 1.3 बिलियन पीपल हुज लाइव्स डिपेंड ऑन सच लैंड. कैसा लैंड? ड्राई एरिया में जो लैंड है. तो ये भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का बात कर रहा है. नाउ लेट्स सी थर्ड, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन. दिस वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972. इट फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल and cultural heritage sites across the world. And yes, it also help protect the biodiversity rich places while respecting the local and cultural values. तो ये भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है. So 1 2 3 तीनों आंसर होगा. एंड इतना कुछ नहीं भी पता होता तो भी आप मतलब सेंस लगा सकते थे. ठीक है. क्यों? क्योंकि हेरिटेज तो नेचुरल हो सकता है. नेचुरल होगा तो बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा. कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन मतलब लैंड वगैरह का बात हो रहा होगा, ड्राई एरिया का बात हो रहा होगा, वहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी है उसका बात हो रहा होगा. यहाँ तो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज लिख ही दिया है. क्लियर है? यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए. चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो. द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN कंटेन द लिस्ट ऑफ. 2011 का क्वेश्चन है. द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कंटेन लिस्ट ऑफ. ये क्या है? पहले चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ये रेड डेटा बुक क्या है? दिस इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ endangered species that likely to become extinct, keeps record of threatened rare species of plant, animal, fungi and even local subspecies in a specific region. So it gives complete detail about the research and studies of these species. It monitors the program for their protection. It gives complete detail about the habitat जहाँ पे ये सारे species रहते हैं. मेन पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई. इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट द स्पीसीज दैट आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. अब पढ़ो पहला. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय IUCN कंटेन द लिस्ट ऑफ एंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. नो, दिस इज नॉट करेक्ट ना. ये किसका बात करता है? अभी तो देखे हम लोग. इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज, रेयर स्पीसीज. बायोडाइवर्सिटी में जो आपको एंडेमिक प्लांट स्पीसीज मिल रहा है उसका नहीं बात करता है, उसका रिकॉर्ड नहीं रखता है. दूसरा, इट कंटेन लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज. दिस इज करेक्ट. प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग ना. एंड देखो, सिर्फ इतना पता होता कि यार प्रोटेक्टेड साइट्स को थोड़ी ये मतलब लिस्ट डाउन करता है तो आप डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते. मान लो अगर आपको एक पॉइंट पे इस पे कंफ्यूजन भी होता तो भी प्रोटेक्टेड साइट्स स्पीसीज का बात करता है. हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में थोड़ी देर में पढ़ लेंगे. ठीक है. तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, 2 सही है.
ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्या कह रहा है देखो, 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma region as hotspot of biodiversity। 1 2 3 4 5 6 राइट, यहाँ तक। सो लिख रहा है इसमें से 3 कैटेगरी ऐसा है विच हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड, जिसके कारण वेस्टर्न घाट, श्रीलंका एंड इंडो बर्मा रीजन को रिकॉग्निशन मिला है एज हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो 3 रीजन हमसे पूछ रहा है, विच 3 of the above are the correct criteria in this context। सबसे पहले तो ये बताओ, ये हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? पहले भी हमने देखा दिस टर्म वाज coined by Norman Mayers। क्या होता है ये biodiversity hotspot? This is a region that has high species richness, that is a lot of different species। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा, it is a region that has many endemic species, मतलब it is found only in that areas। तो बहुत सारे ऐसे species हैं जो सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं। एंड तीसरा, a region that is under threat, and threat फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कैसा रीजन होगा? एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पे बहुत सारे लॉट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैं, दैट इज हाई स्पीसीज रिचनेस है। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे एंडेमिक स्पीसीज हैं, ऐसे स्पीसीज हैं जो कि सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं। एंड तीसरा, ऐसा रीजन विच इज अंडर थ्रेट फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज। एंड दिस टर्म भले ही कॉइन्ड बाय नॉर्मन मेयर, द कॉन्सेप्ट वॉज promoted by Conservation International। ध्यान रखना, बायोडाइवर्सिटी पहले भी पूछा है। So this concept was promoted by Conservation International, which adopted this idea in 1989 and 1996. They used it as a guide for investing in the conservation efforts। इंडिया का अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखें तो टोटल 4 हैं। कौन कौन? हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडालैंड, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। हिमालय वाला जो है इट कवर इंडियन हिमालय, पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार। इंडो बर्मा में बात करेंगे तो इट कवर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट आसाम, राइट? तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट आसाम और पार्ट्स ऑफ म्यांमार, थाईलैंड एक्सेट्रा। सुंडालैंड का बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स निकोबार आइलैंड, पार्ट्स ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, राइट? एंड चौथा तो ठीक है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका है। इंडिया हैज रिच बायोडाइवर्सिटी विथ 23.39% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री। एंड हमने देखा ना कि क्या है क्राइटेरिया, कौन से रीजन को आप बायोडाइवर्सिटी रीजन बोलोगे? स्पीसीज रिचनेस, एंडेमिज्म, थ्रेट परसेप्शन। क्लियर है बात? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 135। ठीक है, अगर मान लो बहुत कुछ नहीं पता हो, 6th पढ़िए, अडेप्टेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना टू वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड कंडीशन। क्या ये फैक्टर हो सकता है? सोचिए थोड़ा सा, सोचिएगा थोड़ा सा। एंड यही इसमें सब में दिया हुआ है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन। करेक्ट आंसर क्या है? 135। जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता था हम सब दे दिए आपको। सो यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। एंड अगर आपको प्लीज़, अगर आपको सीरीज सही लग रहा है एंड आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।